हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। और कई दिन से क्लासें नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ी सी दिक्कत थी, इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही थी। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ब्रजभाषा का विकास किस आवरण से हुआ है। तो सौरसैनी आवरण से हुआ है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक है, सौरसैनी आवरण से हुआ है ब्रजभाषा का विकास। ठीक है, आज हमारा व्याख्यात्मक रहेगा। इसका व्याख्यात्मक क्वेश्चन करने का एक तो लाभ ये है कि कंटेंट भी क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं वो भी हमको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, ब्रजभाषा, बुंदेली और कनौजी भाषा का विकास सौरसैनी आवरण से हुआ। इसके अलावा भोजपुरी, मगही और मैथिली भाषा का विकास मगधी आवरण से हुआ है। इसके अलावा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषा का विकास अर्ध मागधी आवरण से हुआ है। यहाँ पर हमको इन तीनों भाषाओं के बारे में पता चल गया कि तीनों उपभाषाओं का विकास किस किस से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक ही कथानायक चेतन उपेन्द्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है उसके। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि एक ही कथानायक है और चेतन है उसका नाम, और उपेन्द्र नाथ के कई उपन्यासों का क्या है, केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नहीं पूछ रहा है कि किसका नायक चेतन नहीं है। तो यहाँ पर ये गिरती दीवारें इसका तो है, शहर में घूमता आईना इसका भी है, एक नन्ही कंदील इसका भी है, लेकिन यहाँ पर गर्म राख का, ठीक है, किसका, गर्म राख का नहीं है। गिरती दीवारें का है, ठीक है, गर्म राख का नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा कि गर्म राख का नायक ये नहीं है। कौन, चेतन। ठीक है, गर्म राख का नायक चेतन नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। व्याख्या में क्या है, उपेन्द्र नाथ आस्क के उपन्यास गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना और एक नन्ही कंदील का केंद्रीय पात्र चेतन है, लेकिन गर्म राख उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। इनका जो गर्म राख उपन्यास है इसका नायक चेतन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न पद नैवर्ध युक्त बोधा विधायिनी स्फूर्ति सत्कर्मो बुद्धि प्रतिभा सर्वसत्तोमुखी उक्त कथन किसका है। ये कथन किसका है, ये संस्कृत की शुक्ति है। ठीक है, ये शुक्ति किसकी है, ये पूछ रहा है, मम्मट की है या फिर वाग्भट की या फिर रुयट की या फिर विश्वनाथ की। ठीक है, तो ये किसकी शुक्ति है ये बताना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ये वाग्भट की क्या है, सूक्ति है। ठीक है, यहाँ पर देखिए व्याख्या में कि दिया गया कथन प्रसन्ना पदनावर्ध युक्त बोध विधायिनी स्फूर्ति सत्वेदी निबुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी वाग्भट का है। ठीक है, ये वाग्भट का है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है, मतलब कि कितने अलंकार माने गए हैं शिवराज भूषण में। तो 105 अलंकार माने गए हैं शिवराज भूषण में। यहाँ पर देखिए व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर व्याख्या है हमारी कि शिवराज भूषण रचित शिव राजभूषण में 105 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें 100 शब्दालंकार, 5 अर्थालंकार के साथ कवित्व, सवैया, छप्पय आदि छंदों में तत्कालीन इतिहास, शिवाजी का चरित्र चित्रण और शिवाजी संबंध प्रसंगों का प्रमाण वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है। ठीक है, कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है। यहाँ पर है रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। तो यहाँ पर विषाद जो है ये सात्विक अनुभव नहीं है। यहाँ पर देखिए विषाद सात्विक अनुभव नहीं है। सात्विक अनुभव आश्रय की शरीर से बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं सात्विक अनुभव कहलाती हैं। सात्विक अनुभव कितने होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। रोमांस, वैपथ्य, कंप,
श्वेत, श्वेद, अश्रुपात, प्रलय, वैवर्ण, स्वरभंग और क्या, स्तंभ। तो ये तो हो गए 8 सात्विक अनुभव। ठीक है, ये 8 सात्विक अनुभव है हमारे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ साथ हमारी व्याख्या वो भी हो रही है और हमारा कंटेंट भी कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक क्वेश्चन पे करीब हमारे 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीणा पाणी में समास है। वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा है जिसके हाथ में, है ना। अर्थ क्या हो जाएगा? वीणा है जिसके हाथ में, अर्थात कौन है? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो यहाँ पर जिस समास में किसी अन्य पद की प्रधानता हो बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि वीणा पाणी, वीणा है जिसके प्राणी में, मतलब कि जिसके हाथों में, वो कौन है? अर्थात सरस्वती माँ है। ठीक है, वो कौन है? तो वो सरस्वती माँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है ना। तो मैंने बताया था इसके पहले भी क्लासों में कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, इन चारों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है, इन चारों शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ऐसे लर्न कर लेना है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, है ना, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा, इस प्रकार से लर्न कर लेना है, तो कभी हम लोग भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है ना। तो अभी अभी इसकी परिभाषा मैंने बताया। तो ये बहुव्रीहि समास होता है, मतलब कि 2 पदों के अलावा उसमें तीसरा पद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर थोड़ी व्याख्या देखेंगे। जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास होता है। जैसे कि गजानन, गज का आनन है जिसका गणेश जी, है ना। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके शिव जी। और उसके बाद है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन है? विष्णु भगवान, है ना। तो अधिकतर तो इसमें भगवान का नाम आ जाता है, देवी देवताओं का नाम आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। नदी कोस भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर नदी क्रोशम कुटिला, क्या हो जाएगा? नदी क्रोशम कुटिला हो जाएगा इसका सही अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है कि खुली आंखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक हैं। खुली आंखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? मरुधर मृदुल है। कौन है? मरुधर मृदुल है। ठीक है, यहाँ पर इनकी व्याख्या देखेंगे थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, तो यहाँ पर देखिए इनकी व्याख्या। खुली आंखों का सपना यात्रा वृतांत के लेखक मरुधर मृदुल हैं और मरुधर मृदुल की अन्य रचनाएं शब्दों का घूंघट, आहट, आसपास, कविता संग्रह है। यात्रा के बहाने, ये संस्मरण यात्रा है इनका। त्रुटिकरण का सच, ये निबंध संग्रह है। शब्दों की नायिक परिक्रमा और अधिकता का आत्मवृत्त संस्मरण है इनके। मरुधर मृदुल ने प्रतिश्रुति त्रैमासिक, किस नाम से? प्रतिश्रुति के नाम से त्रैमासिक, है ना, जो 3 महीने में एक बार प्रकाशित कराते थे, वो इनकी क्या थी? पत्रिका थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। तो यहाँ पर दिया है कि इसमें सभी नाटक संधियां होती हैं। ठीक है, इसमें जो सभी नाटक वो संधियां होती हैं। इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। यह सर्गों में विभक्त होता है, ये बात बिल्कुल सही है, सर्गों में तो विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार और आशीर्वाद का वस्तु निर्देश होता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ये सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर एक महाकाव्य रस प्रधान हो, है ना, हर एक महाकाव्य रस प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर व्याख्या में भी वही दिया है कि लक्षणों के विषय में कथन इसमें सभी प्रधान रस रूप में नहीं होते हैं ना, मतलब रस रूप में नहीं होते हैं, ये असत्य है। महाकाव्य में सभी रस प्रधान नहीं होते हैं। महाकाव्य का कथानक ऐतिहासिक अथवा इतिहासरित होता है, मतलब कि कोई कोई इतिहास पे क्या होता है? वर्णित होता है, कोई किसी शासक पे भी वर्णित होता है ना, ऐसा है। नेक्स्ट है कि वध स्थल से छलांग, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है?
तो बध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की है, प्रदीप किसकी है? ऋषिकेश सुलभ की है। बध स्थल के छलांग ऋषिकेश सुलभ लेखक की कहानी है। इनके कहानी संग्रह बसंत के हत्यारे, तूती की आवाज, बांधा है कल और पत्थर कट आदि इनके क्या है? कहानी है। मौलिक नाटक है अमली, बटोही और धरती, आंबा तथा शूद्रक चरित्र और मत्स्यकटिकम की पुनर्रचना। ठीक है। माहीगढ़ी और फरीशनाथ रेणु के उपन्यास का नाट्योत्तर मैला आंचल का प्रकाशित थी। मैला आंचल पे इन्होंने प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त रंग चिंतन की पुस्तक, रंगमंच का जनतंत्र और रंग अरंग भी इनकी रचना है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि युष्मत शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप है। युष्मत पूछ रहा ना, युष्मत। तो युष्मत शब्द के चतुर्थी व्यक्ति एक शब्द का एक वचन के रूप क्या हो जाएंगे? तो एक वचन के रूप हो जाएंगे हमारे क्या? तुभ्यम तथा ते हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। तुभ्यम तथा ते हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि सभी स्वर होते हैं ना, सभी स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं, आघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो सभी स्वर क्या होते हैं? यहाँ पर इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि सभी स्वर क्या होते हैं? सभी स्वर होते हैं क्या? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं सभी स्वर। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं सभी स्वर। ठीक है। तो इनमें से कोई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए, दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे कि आ, ई, उ, ऐ, औ, अंग, औ, औ, है ना। प्रयत्न के आधार पर व्यंजन 2 होते हैं, घोष व्यंजन और आघोष व्यंजन। यहाँ देखिए श्वास के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया? पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? तो बंगला अनुवाद इनका करने वाले कौन है? अलो उजाला है। ठीक है। मनन ठाकुर नहीं है, अलो उजाला है। ठीक है। कौन है? तो अलो उजाला है इसका बंगला अनुवाद करने वाले। किसके? पद्मावत के। ठीक है। और इन्होंने कब किया था? तो पद्मावत का बंगला अनुवाद ठाकुर वजीर मोहन के कहने पर इन्होंने किया था। किसने? अलो उजाला ने वर्ष 1650 में। कब किया था? वर्ष 1650 में इन्होंने किया था। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूरबाला, अग्निपथ, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। तो यही सुमेलित नहीं है। चौथा वाला इसमें सुमेलित नहीं है, एक जमीन अपनी, ये इनका नहीं है। ठीक है। यहाँ पर हम लोग व्याख्या में देखेंगे। एक जमीन अपनी ये इनका नहीं है। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर चित्रा मुद्गल के अन्य उपन्यास, है ना। यहाँ दिया है कि विकल्प 4 में एक जमीन अपनी उपन्यास चित्रा मुद्गल का है। ठीक है। ये चित्रा मुद्गल का है, मृदुला गर्ग का नहीं है। चित्रा मुद्गल के अन्य उपन्यास आवा, गीलीगढ़, एक जमीन अपनी, पोस्ट बॉक्स नंबर 203, नाला सोपारा आदि, ये है इनकी अन्य कहानियां हैं। इस हमाम में चेहरे, लपंटे आदि अनादि 3 खंडों में, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, भूख और जहर, ठहरा हुआ, लच्छाग्रह, अपनी वापसी, जिन्नावर, केचुआ, मामला आगे बढ़ेगा अभी आदि। ये तो थी इनकी कुछ रचनाएं। नेक्स्ट है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में एक असत्य है। ठीक है। हिंदी के विकास के संबंध में एक कथन असत्य है, ये बताना है। असत्य कौन सा है? हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो यहाँ पर हिंदी का विकास जो है एक विकास संवेगात्मक भाषा के रूप में नहीं हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर देखिए इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी, ये तो वही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। ठीक है। एक सेकंड। हाँ, यही क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे।
18 नंबर क्वेश्चन है कि लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है, मतलब कि इसका सही क्रम क्या है ना। तो जब हम लोग हिंदी सीखते हैं उसकी बात कर रहा है। तो पहले चित्र बनाना सिखाते हैं, मतलब स्टैंडिंग लाइन, ठीक है, स्लीपिंग लाइन है ना, जो टेढ़ी लाइन और खड़ी लाइन खिंचवाते हैं। फिर सूत्र लिपि, फिर हम लोग काखा गगा बताते हैं। प्रतीकात्मक लिपि हम लोग चित्र को दिखाते हैं और फिर बच्चों को उसमें सिखाते हैं। फिर भाव मूलक लिपि, फिर लिखना सीख लेते हैं वो, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, अपने से लिखना सीख लेते हैं। यही इसकी क्या है, सही, इसका सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है ना। अवरोही क्रम पूछ रहा है, तो अवरोही क्रम में कौन कौन से आ जाएंगे, तो अवरोही क्रम में आएंगे पहला भारत भारती, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा और चौथा जय भारत, ठीक है। यही इसका क्रम राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी अभी तुरंत, ठीक है। इसलिए जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन करे हैं ज्वाइन कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से प्रकाशन वर्ष के अनुसार अवरोही क्रम की श्रेणी में व्यक्त करने वाली कृतियां हैं। ये अवरोही क्रम में व्यक्त करने वाली कृतियां देखिए, भारत भारती 1912 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, ठीक है। ये इनकी क्या है, मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वे दिन वे लोग शीर्षक संश्रमात्मक रचना के लेखक कौन है। वे दिन वे लोग किसका है, तो वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की रचना है, 1965 की रचना है। और ये इनका क्या है, ये संस्मरणात्मक इनकी रचना है, मतलब कि एक संस्मरण है इनका। इनकी अन्य कृतियां हैं बिंब प्रतिबिंब 1967 में, मेरा जीवन 1985 में, स्मृति शेष 1994 में, ठीक है, 1994 में, हिंदी भाषा और साहित्य 1996 में, ग्राम सुधार, एक सेकंड, ग्राम सुधार है 2007 में, 2007 में, देहाती दुनिया 1926 में, और विभूति है 1935 में। तो ये तो थी इनकी कुछ अन्य रचनाएं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन के साथ में हमारे कई क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्चुरी वंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है ना। नक्सिक वर्णन, कल्चुरी वंश की जो 7 रानियां हैं उनका नक्सिक वर्णन किसमें है, तो राउलवेल में है, ठीक है। राउलवेल ग्रंथ में है इनका नक्सिक वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ देखिए कल्चुरी वंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ राउलवेल है। राउलवेल का सर्वप्रथम प्रकाशन डॉक्टर भैरड़ी ने भारतीय विद्या पत्रिका में करवाया, ठीक है। नेक्स्ट है कि हिंदी में नक्सिक सौंदर्य पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग इसी रचना में किया गया। यह वेल काव्य परंपरा की प्राचीनतम कृति है। इसका अर्थ है काव्य कि वह लता है जो श्रृंगार और कीर्ति के सहारे ऊपर की ओर उठती है, ठीक है। तो ये तो रहे इसके कुछ पॉइंट और कुछ तत्व, ठीक है, किसके बारे में, राउलवेल के बारे में, ठीक है, जो राउलवेल रचना है उसके बारे में। तो यहाँ से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कई क्वेश्चन यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। गोस्वामी विठलनाथ द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना हुई थी वो कौन से सन में हुई थी, ये पूछ रहा है। तो कब हुई थी, 1565 में। 1565 में गोस्वामी विठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष 1565 ईस्वी है। अष्टछाप के 8 कवि थे जिसमें 4 बल्लभाचार और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। यहाँ पर देखेंगे बल्लभाचार के शिष्य कौन थे, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ठीक है। विठलनाथ के शिष्यों का नाम था गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास, है ना। तो इनके जो शिष्य हैं इनमें छीत लगा है, स्वामी लगा है, लेकिन इनके जो शिष्य हैं बल्लभाचार के, इसमें ना तो छीत लगा है ना तो स्वामी लगा है। इसे भी तुम लोग पहचान सकते हो, ठीक है, इनके शिष्यों को, ठीक है, किसके, विठलनाथ के और वल्लभाचार्य के शिष्यों को। तो ये तो रही इनकी कहानी अष्टछाप की, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है,
ठीक है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है। प्रेम पक्ष सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, कहना है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि गुरु नानक देव की माता का नाम था। गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? तो यहाँ पर देखेंगे गुरु नानक देव की माता का नाम। ठीक है, तो गुरु नानक देव की माता का नाम था क्या? तृप्ता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या 4 राइट हो जाएगा। तृप्ता था गुरु नानक देव की माता का नाम। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था तथा पिता का नाम मेहता कल्लू चंद था। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में एक खत्री कुल में हुआ था ना। तो यहाँ से हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं। एक तो पिता का नाम मालूम पड़ा, दूसरा जन्म स्थान, ठीक है, और किस स्थान पर हुआ था वो भी। ठीक है, यहाँ पर देखिए विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मतलब कि तो यहाँ पर वट वृक्ष की छाया जो है ये क्या है? इनसे भिन्न है, क्योंकि ये अमृतलाल नागर द्वारा रचित वट वृक्ष की छाया में यह रचना विधा की दृष्टि से अन्य तीनों से भिन्न है, क्योंकि यह एक जीवनी है तथा मुरदरिया मणिकर्णिका तुलसीराम की वह कितनी धूप में कितनी बार महीप सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, ये किस्सा है, ये महीप सिंह की आत्मकथा है। ठीक है, और वो तुलसीराम की है, मुरदरिया और मणिकर्णिका। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि अंतड़ियों में बल पड़ना मुहावरे का अर्थ है। अंतड़ियों में बल पड़ना मतलब कि हंसते हंसते क्या हो जाएगा? पेट में पीड़ा हो जाना, है ना, यही हो जाएगा अंतड़ियों में बल पड़ना। हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना, अंतड़ियों में बल पड़ना, है ना, जैसे किसी चुटकुले को सुनाते सुनते समय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। तद्भव शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर खेत भी तद्भव है, किसान भी तद्भव है, दाहिना भी तद्भव, लेकिन राजा तद्भव नहीं है। राजा का तद्भव क्या होता है? राज्ञा होता है। क्या होता है? राज्ञा होता है राजा का तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पर राजा जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम में 24 प्रकार के छंदों का क्या किया है? प्रयोग किया है। इनका सबसे प्रिय छंद क्या है? तो मंद कांता है सबसे प्रिय छंद किसका? कालिदास का। ठीक है, सबसे प्रिय छंद इनका मंद कांता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। गणना वाचक शब्द आयुक्तम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर संस्कृत का प्रयोग हुआ है। गणना वाचक जो शब्द है, जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है आयुक्तम, आयुक्तम संख्या जो है वो किसके लिए प्रयुक्त है? मतलब कि हिंदी में किसे क्या कहेंगे? तो 10,000। ठीक है, आयुक्तम को 10,000 कहेंगे हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? जहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चन सिंह का कथन है। किसका कथन है? तो ये बच्चन सिंह का कथन है। यहाँ पर देखिए व्याख्या में कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन बच्चन सिंह का है, यही इसकी क्या है? व्याख्या है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? आचार्य भरत मुनि के जो नाटक है उनका जो अभिनय है वो किस वेद से लिया गया है? तो ये किस वेद से लिया गया है? तो ये यजुर्वेद से लिया गया है। यहाँ पर थोड़ी सी इनकी व्याख्या देखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को यजुर्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद एक गद्यात्मक व पद्यात्मक ग्रंथ है ना। एक क्वेश्चन तो यहाँ से कंप्लीट हुआ कि यजुर्वेद कैसा ग्रंथ है? तो गद्यात्मक और पद्यात्मक है। हिंदू पौराणिकता के अनुसार वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है, तो 1741 है। लेकिन यहाँ पर जो व्याख्या है, व्याख्या में जो इनकी रचयिता का नाम दिया है ये वाल्मीकि की रचना नहीं है, ये रामप्रकाश निरंजनी की रचना है। ठीक है,
ये राम प्रकाश निरंजनी की है, ये इनकी नहीं है। ठीक है, तो ये सन तो सही दिया है 1741, लेकिन जो रचयिता है ये गलत है। ठीक है, तो रचयिता कौन है? तो राम प्रकाश निरंजनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किसके से संबंधित है? ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये अमृतलाल नागर से संबंधित है। ठीक है, किससे? अमृतलाल नागर से ये संबंधित है। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी अमृतलाल नागर से संबंधित है। ज्ञानचंद्र जैन को वर्ष 1982 में इनकी पुस्तक जिक्र ओ फिक्र के लिए उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखिमातु और चकित वही गदगद वचन विकसित दृढ़ पुलकतु। ये पंक्ति निम्न पंक्तियों में निहित रस है। इसमें रस कौन सा निहित है? तो मतलब कि अखिल भुवन मतलब कि सारे भुवन माने संसार को देख करके क्या हो गई? आश्चर्यचकित हो गई। क्यों आश्चर्यचकित हो गई? क्योंकि जग हरिमुख में लखिमत मतलब कि हरि के मुंह में क्या दिख रहा था? पूरा संसार दिख रहा था। इसलिए यशोदा माँ क्या हो गई? आश्चर्यचकित में पड़ गई कि ये सारा इनके मुंह में क्या दिख रहा है ना। वो जब मट्टी खाए थे और वो मुंह उनको बोल रही थी कि मुंह खोलो तो देखे क्या है, तो ये मुंह खोले थे तो पूरी दुनिया इनके मुंह में दिखने लगी थी। इसलिए वो क्या हो गई थी? मूर्छित हो गई थी, आश्चर्यचकित होकर के मूर्छित हो गई थी। यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्या हुई हैं? डर गई हैं, आश्चर्य में पड़ गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये तो वही उसी की व्याख्या है और ठीक है, ये उसी की व्याख्या है, देख लेना। ठीक है, मैं पीडीएफ डाल दूंगी, उसमें से देख लेना। ठीक है, पीडीएफ में देख लेना। ठीक है, ये देखिए अखिल भुवन चर अचर जग यही लिखा है। ठीक है, वही पंक्तियां लिखी हुई हैं और इसमें कुछ तो बताया नहीं गया है। पंक्तियां हैं तो पंक्तियां देख लेना। ठीक है, क्योंकि उनके मन में एक विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देख करके जो विस्मय आदि के भाव को उत्पन्न होते हैं उसे अद्भुत रस कहते हैं। यहाँ पर अद्भुत रस की परिभाषा दी है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है कि झोपड़ी से राजभवन। झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो झोपड़ी से राजभवन ये किस साहित्य की आत्मकथा है? ठीक है, साहित्यकार की आत्मकथा है, तो ये है माता प्रसाद की। ठीक है, माता प्रसाद की आत्मकथा है झोपड़ी से राजभवन। ठीक है, तो झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की आत्मकथा है। इनकी अन्य रचनाएं हैं एकलव्य खंड काव्य है, राजनीति की अर्थ सतसई, फिर है भीम शतक, प्रबंध काव्य है इनका धर्म के नाम पर धोखा, ये भी इनका है, और परिचय सतसई और विजयी रावण जैसे काव्य और अछूत का बेटा वीरांगना। ये तो थी इनकी कुछ अन्य कृतियां, किसकी? माता प्रसाद की। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ये तो थी इनकी कुछ कृतियां। नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट यहाँ पर और इनकी कुछ कृतियां और देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए झलकरी बाई, वीरांगना, उदा देवी, पासी, तड़फ, मुक्ति की, धर्म परिवर्तन और प्रतिशोध, जातियों का जंजाल, अंतहीन बेड़िया, दिल्ली की गद्दी पर खुसरो भंगी है। ये इनकी क्या थी? कुछ अन्य कृतियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न धर्मेषु वयः समिच्छते। न धर्मे देशु वयः समिच्छते, यह सूक्ति किस कवि की है? ये सूक्ति किस कवि की है ये बताना है। तो ये है कालिदास की। ठीक है, ये कालिदास की सूक्ति है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि कम उम्र वाले व्यक्ति भी तप के कारण आदरणीय होते हैं। यह सूक्ति कालिदास कवि की है। संस्कृत की ये सूक्ति कुमार संभव के 5वें और 16वें भाग से ली गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि संत काव्य परंपरा का कौन सा कवि अपनी विद्वता
सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। मतलब कि वो अपनी विद्वता में सर्वाधिक प्रसिद्ध क्यों है, ये किसके कारण वो प्रसिद्ध है, शिक्षित होने के कारण है। तो वो कौन है, वो है कौन, सुंदर दास है। ठीक है, वो कौन है, तो वो है सुंदर दास। ये सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे संत परंपरा में। ठीक है, संत परंपरा में सबसे ज्यादा क्या थे, पढ़े लिखे थे। यहाँ देखिए, संत काव्य परंपरा के कवि सुंदर दास अपनी विद्वता सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध है। इनकी विद्वता, सुंदर दास की रचनाएं ज्ञान समृद्ध, सुंदर विलास, सर्वांग योग दीपिका, पंचदी चरित्र और सुख समाधि, अद्भुत उपदेश, स्वप्न प्रबोध, वेद विचार, उक्त अनूप और झूलना, पंच प्रभाव आदि इनकी क्या है, रचनाएं हैं। नेक्स्ट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है। इनकी रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1890 है। क्या है, 1890 है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कुछ इनकी अन्य रचनाएं देखेंगे। ठीक है, इनकी अन्य रचनाएं देखेंगे। ठीक है, एक सेकंड। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890 ईस्वी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं नाटक, कालचक्र, लेवी, प्राण, लेवी, भरतो उन्नत कैसे हो सकती है, कश्मीर सुषमा, जाति संगीत और संगीत सार, स्वर्ग में विचार सभा। ये तो इनकी कुछ अन्य रचनाएं थी किसकी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है। ठीक है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज गिल क्राइस्ट हैं। ठीक है, जॉर्ज गिल क्राइस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें सौंपता हूं किसकी काव्य कृति है, और ये हमारा 125 का ये त्रिलोचन की काव्य रचना है। ठीक है, तुम्हें सौंपता हूं ये त्रिलोचन की काव्य रचना है, और इसकी 125 क्वेश्चन की का एक सेट है ये। ठीक है, 125 का तो मैं आज 85 क्वेश्चन कराने वाली हूँ, कल वापस से इसके 125 कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी अभी सही नहीं है। ठीक है, तो कल आधा मैं कल करा दूंगी। ठीक है, यहाँ पर अन्य रचनाएं देख लीजिए। ठीक है, जो जैसे मैं PDF डालूंगी। ठीक है, तो आप लोग उसमें भी देख लेना, इसमें व्याख्या से आपके कई क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे, और बहुत ही कम मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में आपकी इसमें कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे एक एक कवि से। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है कि फर्शनाथ चरित्र के लेखक हैं। फर्शनाथ चरित्र के लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं वदिराज। ठीक है, कौन है, वदिराज हैं। यहाँ पर व्याख्या देखेंगे, फर्शनाथ चरित्र के लेखक वदिराज हैं। इनकी अन्य रचनाएं एकी भाव, यशोधर चरित्र और काकुत चरित्र और यशोधर चरित्र, न्याय निश्चय विवरण और प्रमाण न्याय, ये इनकी क्या है, अन्य रचनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, एक सेकेंड। हाँ, तो ये वदिराज का समय क्या है, तो 10वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इनका समय जानना, 10वीं शताब्दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्यत शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है। ठीक है, ये किस लकार और वचन पुरुष का रूप है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। किसका है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का ये रूप है। नेक्स्ट देखेंगे, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक, कैसे स्वच्छंदता पूर्वक, परंतु एक विशेष सौष्ठव और संहिति और व्यक्तिकर्ता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। यह परिभाषा किस विद्वान की है, ये परिभाषा किस विद्वान की है, तो ये भागीरथ मिश्र की परिभाषा है। ठीक है, किसकी है, भागीरथ मिश्र की परिभाषा है। यहाँ पर इनकी कुछ अन्य रचनाएं देख लेंगे, यह इनका क्या है, निबंध है। ठीक है, यह इनका निबंध है, और संहिति और व्यक्तिकता के साथ ये अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त
करते हैं। यह परिभाषा भागीरथ मिश्र की है। इनकी रचनाएं काव्यशास्त्र, हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास, तुलसी, रसायन आदि। नेक्स्ट है कि शयन में संधि है। शयन में कौन सी संधि है? तो शयन शयधन अन है ना। शयधन क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा। अयादि संधि हो जाएगी, अयादि स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? अयादि स्वर संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत में किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है ना। तो प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग करने वाले कौन है? तो वो है कौन? वो है हमारे कौन? ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, भवभूति है। कौन है? तो भवभूति है प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग करने वाले विद्वान। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है कि पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं पूछ रहा है। गिरजा तो अपर्णा नहीं, अपर्णा किसका है? तो अन्नपूर्णा का है। ठीक है, बाकी गिरजा, शैलजा, शिवानी ये है। ठीक है, गिरजा, शैलजा, शिवानी, शैलसुता, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, भवानी, रुद्रणी, शिवा, दुर्गा, गिरजा, गिरिराज कुमारी, उसरी, अंबा, सर्वमंगला, मैनसुता और हेमवती, ये सारे इनके पर्यायवाची हैं, लेकिन अपर्णा नहीं है। वो किसका है? तो वो है अन्नपूर्णा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहां वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, वह भूपाल में थी। उपयुक्त पंक्तियां किस अलंकार का उदाहरण है? ये किस अलंकार का उदाहरण है? तो यहाँ पर जहां वक्रता सर्प में थी, तो ये परिसंख्या का है। किसका उदाहरण है? परिसंख्या का है। इसमें देखेंगे थोड़ा परिसंख्या अलंकार के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, परिसंख्या अलंकार का उदाहरण है, यहाँ किसी वस्तु का दूसरे स्थानों में निषेध कर किसी एक स्थान का वर्णन किया जाए, वहां परिसंख्या अलंकार होता है। मतलब किसी एक स्थान की बुराई करके दूसरे स्थान को वर्णित कर दिया जाए। यहाँ पर वक्रता को सिर्फ सर्फ तक सीमित कर दिया गया जाता है, इसलिए यहाँ पर परिसंख्या अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, असंगत युग्म को क्या करना है? चुनना है। तो असंगत युग्म कौन सा है? हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है। फूल नहीं, फूल नाम है एक त्रिलोचन का है। ये इसमें वे लोग भूल गए शमशेर बहादुर का नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अवध शिला का उस पर था गुर भार, तिल तिल काट रही थी दृढ़ जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? अवध शिला का उस पर था गुर भार, है ना। तो यहाँ पर इसमें बरवे छंद है, जहां पर कितनी मात्राएं होती हैं? प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में। ठीक है, तो यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। ठीक है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। यहाँ पर देखिए मात्राएं कैसे गिनी जाती है? ऐसे इस तरह से गिनी जाती है। छोटी मात्रा को हम लोग छोटे के रूप में गिनते हैं और बड़ी मात्रा को दो मात्रा के रूप में गिनते हैं। छोटी मात्रा को एक मात्रा के रूप में गिनते हैं और बड़ी मात्रा को दो मात्रा के रूप में गिनते हैं। जो यस जैसा सिंबल बनता है वो दो मात्रा का है, जो आई जैसा बनता है वो एक मात्रा का सिंबल है। ठीक है, तो यहाँ पर मात्राएं देखिए, गिन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 7 मात्राएं होती हैं। किसमें? अर्ध सम्मात्रिक के बरवे पहले व तीसरे चरण में, पहले चरण में और तीसरे चरण में, है ना, 12 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में क्या होता है? एक जगड़ होता है। किसमें? बरवे छंद में। ठीक है, किसमें होता है? बरवे छंद में होता है ये जगड़। क्या होता है? जगड़, है ना। यमाता राजभानस लगा, इसका सूत्र क्या है? यमाता राजभानस लगा इसका सूत्र है। जो जगड़ तगड़ नगर ये सब आ जाते हैं, उसमें 8 सूत्र होते हैं, सॉरी 10 होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर शुद्ध शब्द जो है वो है क्या? हमारा अभ्यांतरिक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से। सो आज मैं 85 क्वेश्चन करा पाऊंगी। ठीक है, आज 85 क्वेश्चन करा पाऊंगी। इसके मैं 125 का इसका सेट जो है वो मैं कल कंप्लीट करा दूंगी और इसका कंप्लीट पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। ठीक है, कुछ दिनों से क्लासें नहीं हो पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही थी। थोड़ा सा इसलिए क्लासें नहीं हो पा रही थी कि स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब था। ठीक है, और ठंडी भी बहुत हो रही थी, इसलिए नहीं हो पा रही थी। तो सहमति के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक